लेसन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम साइकोलॉजी गोल्डन टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 7 आज जो कि करने जा रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, जितने मोबाइल भी आपके घर पर हैं, जितने दोस्त हैं आपके, उन सभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और अपने साइकोलॉजी को मजबूत बना सकें। साइकोलॉजी की तर्ज पर हमने ईवीएस का मॉडल पेपर शुरू किया है। यदि आपने ईवीएस का भी नहीं देखा हो तो वो भी आप देख सकते हैं। उनके मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं और ईवीएस का जो पेपर है वो सुबह 7 बजे आपको चैनल पर मिल जाएगा और जो साइकोलॉजी का है वो आपको 10 बजे चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर लगभग 1 घंटे पहले हम उनकी PDF सेंड कर देते हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के पेपर दे सकते हैं और बाद में चैनल पर आकर के अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? आपको बताना है कि जो संवेगात्मक जो बुद्धि है उसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डैनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर, पीटर सेलावे या फिर सेलावे? बताइए किसको जाता है। तो यहाँ पर आंसर पेन कॉपी हाथ में लें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करें और बाद में मिलाएं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि आप 25 क्वेश्चन से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो आप एक बेहतर स्थिति में माने जाएंगे। चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डैनियल गोलमैन, क्योंकि वैसे तो जॉन डी मेयर, पीटर और सेलावे तीनों ही ये सभी साइकोलॉजी संवेगात्मक बुद्धि से ही संबंधित हैं, लेकिन डैनियल गोलमैन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था व्हाई इज़ द बेटर ऑफ EI और IQ, मतलब EI जो है इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो IQ से बेहतर क्यों है, अच्छी क्यों है, ऐसी एक पुस्तक लिखी थी जिसका प्रकाशन डैनियल गोलमैन के द्वारा किया गया था। अतः इसने डैनियल गोलमैन ने इसको नई ऊंचाई पर पहुंचाया, इसलिए डैनियल गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि का लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है और वह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? आपको बताना है। बेहतरीन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है और ये जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इस क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से देखेंगे। पॉज करके वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए कौन सा आंसर होगा। बिंगम या फिर अरस्तु या फिर क्रीमेन या फिर वॉटसन? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, ये बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में और सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। ये जो कथन था वो किसका था? बताइए। इसका जो कथन था वो था अरस्तु का। कई एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अतः क्वेश्चन नंबर 3 हम लेकर आ रहे हैं। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्नकर्ता विधि, मनोभौतिक विधि या फिर आत्मनिष्ठ अंकन विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि? बताइए कौन सी विधि है जिसमें उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? क्या प्रश्नकर्ता विधि है या मनोभौतिक विधि है या फिर आत्मनिष्ठ अंकन विधि है या प्रयोगात्मक विधि है? उम्मीद करता हूँ आपने टिक लगा लिया होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रयोगात्मक विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? आपको बताना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? श्रम एवं रोजगार विभाग, मनोविज्ञान विभाग, राष्ट्रीय भर्ती विभाग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा मनोविज्ञान विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण आव्यूह है वो कौन सा है? आपको बताना है। प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह, प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है, जहाँ पर जो शिक्षक केंद्रित रहता है, सेंट्रलाइज्ड जो टीचर को माना जाता है, उसको बोलते हैं अपन प्रभुत्ववाद शिक्षण आव्यूह। कौन सा? प्रभुत्व। प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह में शिक्षक केंद्रित नहीं रहता। अतः आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा? यदि व्याख्यान दे रहा है तो उसके दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ कब होगा? बताइए। तैयार किए गए टिप्पणी नोट से पढ़ाता है या फिर नोट्स तैयार करके आता है और उन्हें मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग करता है या फिर तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है या दूसरे क्षेत्रों से उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप वीडियो को पॉज करिए और टाइम ले लीजिए, लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 4, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण करके अगर टीचर पढ़ाता है तो बच्चे उसमें रुचि लेने लगेंगे, बच्चों को इंटरेस्ट आने लगेगा और संप्रेषण वो एक श्रेष्ठ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
शिक्षण में उत्तम प्रणाली कौन सी है बताइए आप। प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो जिसमें अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, या फिर छात्र शिक्षक से शंका समाधान करें, या फिर अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। बताइए कौन सा शिक्षण जो है वो उत्तम प्रणाली में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपने टिक लगा लिया होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। यदि दोनों प्रश्न पूछेंगे तो दोनों में समरसता बनी रहेगी और एक दूसरे से झिझकेंगे नहीं और एक दूसरे की कमियों को और सकारात्मक चीज़ों का जो है पता चलेगा। अतः आपका 4 आंसर जो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विकास और वृद्धि क्या है बताइए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आ गया है ये, तो इसको ध्यान से देखेंगे। क्या ये विकास और वृद्धि क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, टिक लगाइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक दूसरे के पूरक। क्या होंगे? एक दूसरे के पूरक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसका है बताइए। सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसका है? हॉल का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, या फिर स्ट्रैंग का। बताइए किसका है? सामाजिक एवं संवेगात्मक जो विकास हैं वो साथ साथ चलते हैं, किसका है बताइए? हॉल का, क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, या फिर स्ट्रैंग का। इतने शानदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने जो है ये कथन दिया था। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं बताइए। कौन सा पहलू है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां जो है बताई जाती हैं? क्या है वो? निरोधात्मक पहलू, संरचनात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू, या फिर उपचारात्मक पहलू। लगाइए टिक जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियाँ बताई जाती हैं? बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संरचनात्मक पहलू। क्या हो जाएगा? संरचनात्मक पहलू। कौन से अवयव को सुकराती विधि कहा जाता है? सुकराती विधि किसे कहा जाता है बताइए। प्रश्नोत्तर अवयव को, अन्वेषण अवयव को, योजना अवयव को, या फिर समीक्षा अवयव को, किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइए। और आप जब पेपर हो जाए तो इस पेपर को लाइक ज़रूर करना है। आप लाइक नहीं करते हो, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में लाइक भी करना है, और कमेंट करके हमें बताना भी है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर होगा, जो सुकराती विधि है उसको प्रश्नोत्तर भी कहा जाता है, प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है। चलिए, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या होनी चाहिए बताइए। स्वयं के ज्ञान की तैयारी एवं जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, या फिर 1 और 2 दोनों सही हैं, या विकल्प 1 और 2 दोनों गलत हैं। बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से इसका कमेंट करिए क्या होगा आंसर, बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क और ख दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि स्वयं के ज्ञान की तैयारी में जानकारी के लिए भी और बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक जो है वो क्या करेगा बताइए। अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है शिक्षक को तो क्या करेगा वो? बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है, कक्षा में अनुशासन स्थापित करता है, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ पर जो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 14 आपकी स्क्रीन पर, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बताइए। एक तो अभिवृद्धि होता है, एक विकास होता है, जिसमें से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो किसके लिए किया जाएगा बताइए। बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक सामाजिक विकास के लिए। बताइए अभिवृद्धि का जो अर्थ, शब्द का अर्थ मुख्यतः किस में किया जाता है? जल्दी से बताइए, टिक लगाइए, और आंसर कमेंट भी करना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालक के शारीरिक विकास के लिए। अभिवृद्धि का अर्थ हमेशा शारीरिक विकास की अभिवृद्धि के लिए ही किया जाता है और किया जाता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट होता है बताइए। जो आत्मसम्मान की जो है इस भावना का लक्षण है वो किस में प्रकट होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। बताइए कहाँ पर जो है प्रकट होगा। यदि आत्मसम्मान की बात करें तो आत्मसम्मान की जो भावना है वो कब जो है कब प्रकट होती है? जो इसकी जो आंसर होगा क्या होगा बताइए। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर किशोरावस्था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में बालक को आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है और वो आत्मसम्मान चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं बताइए। वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष, या फिर उपरोक्त सभी। ये एक मॉडरेट लेवल का सवाल है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो
यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बताइए। केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि, कौन सी है? बताइए। अगर कोई बच्चा है विद्यालय से पलायन कर रहा है, बार बार भाग जा रहा है, तो उसके अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होनी चाहिए? बताइए। सर्वेक्षण, प्रश्नावली, प्रयोगात्मक या फिर केस स्टडी, बताइए क्या होगा? उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा केस स्टडी विधि, यानी कि जो व्यक्तिगत केस स्टडी विधि है उसको पूछा जाएगा कि बच्चा तेरे की क्या समस्या है और तू घर क्यों जाता है बार बार, ये चीज़ें समझ करके जान करके उसके व्यक्तिगत बारे में जो है जानकारी लेनी होगी, उसके बाद में ही उसका उपचार किया जा सकेगा। अतः आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा और अंतर्द्वंद कम करती हैं? देखिए, कुंठा और अंतर्द्वंद है जो कौन सी मनोरचना है जो इनको जो कम करती हैं? दमन, समन या फिर प्रतिगमन या फिर उपरोक्त सभी। क्या आपको पता है दमन क्या होता है, समन क्या होता है, प्रतिगमन क्या होता है? देखिए, जब व्यक्ति के सामने कोई अंतर्द्वंद होता है तो उसको फिनिश करने के लिए जो है उसको कई उपाय अपनाने पड़ते हैं। उनमें से ही दमन, समन और प्रतिगमन होते हैं। जैसे समन की बात करें अपन, तो समन का मतलब होता है कि छोटी छोटी समस्याओं को दरकिनार करना, यानी कि अनेक समस्याएं जीवन में आती रहती हैं लेकिन छोटी मोटी समस्याओं को पर ध्यान नहीं देना, उसको समन कहा जाता है। और दमन का मतलब होता है कोई समस्या आई और उसको तुरंत ही ख़त्म कर दिया गया, कोई समस्या आई उसको तुरंत ही ख़त्म कर दिया गया। जैसे घर से सांप निकला, सांप को तुरंत ही ख़त्म कर दिया, यानी कि उसका दमन कर दिया गया। तो आपकी जो है जो अपने अंदर जो भय है, अपने अंदर जो अंतर्द्वंद है, कुंठा है, वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही प्रतिगमन होता है। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का 4, उपरोक्त सभी। क्या आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मनोविज्ञान की गोल्डन टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार बने। और हमने EVS का मॉडल पेपर रीट लेवल फर्स्ट के लिए स्पेशल जो है चलाया है, तो उसको भी आप जो है तैयारी करें और उसको भी देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? बताइए। संवेगात्मक बुद्धि पर किसने काम किया? हार्वर्ड गार्डनर ने, डैनियल गोमलन ने, जॉन डी बेयर ने, पीटर सेलावी ने, उपरोक्त सभी ने। तो आपको पता होगा जो मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि पर जो काम किया वो सभी आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सभी ने मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि पर जो है काम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए किसका? बताइए। अगर संवेगों पर नियंत्रण पाना है तो बालकों को किसका अभ्यास कराना चाहिए? आत्मचेतना का, आत्मप्रेरणा का, आत्मनियंत्रण का या फिर आत्मानुभूति का? बताइए किसका जो है बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आत्मनियंत्रण का, यानी कि स्वयं को कंट्रोल कैसे किया जाए, स्वयं को संवेगों को कैसे जो है नियंत्रित किया जाए, उसके बारे में जो अभ्यास कराया हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या है? डांटना, आलोचना, जुर्माना या फिर प्रोत्साहन? कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी कि नियमित रेगुलर आने के लिए बच्चे को प्रेरित कर रहा है, तो यहाँ पर क्या सुझाव होगा? डांटना, आलोचना, जुर्माना या फिर प्रोत्साहन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रोत्साहन, यानी बच्चे को प्रोत्साहन मोटिवेट किया जा रहा है कि आप डेली जो है स्कूल में नियमित आ जा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को कैसा बनाता है? बताइए। एक अध्यापक जो है वो श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का यूज कर रहा है। बताइए श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी होती है जिसको देखा भी जा सके और सुना भी जा सकते, जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि। तो उनका प्रयोग अध्यापन में क्या करता है? सरल बनाता है अध्यापन को, प्रासंगिक बनाता है, मनोरंजक बनाता है या फिर रोचक बनाता है? देखिए इसका जो बेस्ट आंसर है वो आपको देना है। सरल बनाता है, प्रासंगिक बनाता है, रोचक बनाता है, मनोरंजन बनाता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका रोचक बनाता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? रोचक बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, जानबूझकर या फिर नियमित रूप से? बताइए परिवार जो है बच्चे को निम्न प्रकार से जो शिक्षा कैसे देता है बताना है आपको इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिवार जो है अनौपचारिक रूप से शिक्षा देता है, और औपचारिक शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र है वो विद्यालय को माना गया है। अतः अनौपचारिक जो है वो परिवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमने अटेम्प्ट कर लिया है और अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जाएंगे। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें।
क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ क्या हुआ, बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा या फिर गणितीय प्रेरणा या फिर आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा, इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से टिक लगाइए, क्या आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बाह्य प्रेरणा, क्योंकि बच्चा बाह्य प्रेरणा दे रहा है बच्चे को कि यदि वो बोर्ड परीक्षा में कठिन परिश्रम कर रहा है और उस पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की, ये क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा अधिगम निर्भर करता है, बताइए अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करेगा? शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर, या उपरोक्त सभी पर, बताइए किस पर जो है अच्छा अधिगम निर्भर करेगा। तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि जो सभी पर है वो एक अच्छा अधिगम सभी पर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा है। तो यह उदाहरण किसका है, बताइए। यह उदाहरण किसका है? उद्दीपन सामान्यीकरण का, अनुक्रिया सामान्यीकरण का, या उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों सामान्यीकरण का? न तो उद्दीपक सामान्यीकरण न अनुक्रिया सामान्यीकरण। बताइए किसका होगा इसका आंसर। वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, देख सकते हैं। और कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उद्दीपन सामान्यीकरण का। कितना बेहतरीन सवाल था। क्वेश्चन नंबर 27। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजें। पियाजे ने कौन सा जो है नाम जो प्रयुक्त नहीं किया था? आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा या फिर उदात्तीकरण। बताइए क्या है जो पियाजे ने जो है यूज नहीं किया था? आत्मीकरण उसने यूज किया था, संगठन भी किया था और स्कीमा भी किया था। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर उदात्तीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है, बताइए। श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम या फिर अनुकूलित प्रतिवर्ती अधिगम। बताइए श्रृंखला जो अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है, बताइए क्या होगा आपके हिसाब से आंसर क्या होगा, जल्दी से नोट करिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समस्या समाधान अधिगम। क्या हो जाएगा? समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन नंबर 29। नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाए, देवी देवताओं की बात करें। बताइए क्या होगा इसका आंसर। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक क्या करे, बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाए या देवी देवताओं की बातें करें। लगभग 98% यहाँ पर बच्चे फेल होंगे। 98% इस जवाब पर जिसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वयं उन पर आचरण करें। क्या हो जाएगा? स्वयं उन पर आचरण करें। क्वेश्चन नंबर 30। B.F. स्किनर ने के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। किसका? व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण तथा पुनर्वलन का, अंतर्जात योग्यताओं का या फिर परिपक्वता का। बताइए क्या होगा आंसर। B.F. स्किनर के अनुसार जो बच्चों में भाषा का जो विकास होता है वो किसका परिणाम है, बताइए। स्किनर है वो किस पर बल देता है, पहले आप ये बताइए। तो स्किनर है वो अनुकरण पर बल देता है और पुनर्वलन पर भी बल देता है। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा अब वो हो जाएगा सेकंड, क्योंकि वैज्ञानिक क्लार्क हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था और जिसका स्किनर ने उसकी मतलब क्या कहते हैं प्रसिद्धि की थी और उनके लिए मोटिवेट जो लिखा था। उन्होंने कहा था कि अधिगम का सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई अगर सिद्धांत है तो वो हल का सिद्धांत है, यानी कि पुनर्वलन का सिद्धांत है। अतः इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। आज हमने जो मॉडल पेपर चल रही है साइकोलॉजी की गोल्डन पेपर टेस्ट सीरीज़ का जो है पेपर 7 कर लिया है, जो कि 6 7 हमारे पेपर थे जो यूट्यूब से डिलीट हो गए थे, उनको हमने वापस अटेम्प्ट कर लिया है। तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। आज हमने 7 किया है। कल हमारा जो है साइकोलॉजी का मॉडल पेपर 16 लेकर के आएंगे। सुबह 10 बजे 9 बजे आपको जो है ये पेपर टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं और आप जो है